मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को किला कोर्ट में पेश किया है। पेशी के दौरान सुनवाई में एक आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया है। इसने अपनी उम्र 17 साल बताई, जबकि पुलिस ने उसे 19 साल का बताया था। कोर्ट ने उम्र की जांच के लिए आरोपी से उसका आधार कार्ड मांगा है। तो दो आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए थे, उनमें से एक ने अदालत में अपने आप को नाबालिग बताया है, जिसके बाद उसका आधार कार्ड अदालत की तरफ से मांगा गया है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, पुलिस तो ये कह रही थी कि ये आरोपी भी बालिग है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये आरोपी जो है, यानी दो जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उनमें से एक अपने आप को नाबालिग बता रहा है। देखिए, धर्मराज कश्यप, जिसे पुलिस ने 19 साल उम्र बताया था, चूंकि पुलिस ने एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया था जिसमें धर्मराज कश्यप की उम्र 19 साल बताई गई थी, लेकिन जब किला कोर्ट में पेश किया गया धर्मराज कश्यप को, तो वहां पर वकील के जरिए धर्मराज कश्यप की तरफ से ये दावा किया गया कि उसकी उम्र अभी महज 17 साल है, यानी कि वो नाबालिग है। उसे बालिग की कैटेगरी में वहां पर उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। जाहिर बात है कि पुलिस कोर्ट के सामने बहुत बड़ी असमंजस वाली बात थी। ऐसे में कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में आधार कार्ड की मांग की, बाकी डॉक्यूमेंट्स की मांग की और पुलिस को उसकी उम्र वेरीफाई करने के लिए भी कहा है, ताकि उसकी उम्र, सही उम्र का पता लगाया जा सके। ऐसे में आज जो धर्मराज कश्यप है उसकी कस्टडी भी पुलिस को नहीं मिल पाई और फिलहाल सिर्फ जो दूसरा आरोपी है उसकी कस्टडी पुलिस को मिली है और 21 तारीख तक एक कस्टडी मिली है, जिसमें पुलिस इस पूरे मामले में उससे पूछताछ करेगी। लेकिन धर्मराज कश्यप चूंकि अभी इस पूरे मामले में पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाएगी आने वाले दिनों में, जाहिर बात है कि अब पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है इस पूरे मामले में। अगर पुलिस ये साबित नहीं कर पाती कि 19 साल उम्र है या उससे ज़्यादा है, तो जाहिर बात है पुलिस ने कैसे 19 साल डिक्लेयर किया, ये भी पुलिस के सामने सवाल होगा। अगर आरोपी नाबालिग साबित हो जाता है, जिस तरह से वो दावा कर रहा है, तो उससे पूछताछ करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा मामला चाइल्ड केयर कमेटी को चला जाएगा। वहीं एक और बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जो है चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है, शिनाख्त हो गई। राजीव, मैं आपके पास आती हूँ, एक बड़ी खबर यही अपडेट देना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर लगातार आप हमें एक जानकारी दे रहे हैं, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये एक और बड़ा अपडेट है और हत्याकांड के चौथे आरोपी की पहचान को लेकर एक खबर है, जहां चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर बताया जा रहा है और तीनों शूटर्स को ये जिस तरीके से हत्या के निर्देश दे रहा था, उसी के लिहाज से इस बारे में अभी फिलहाल डिटेल जानकारी हमारे सहयोगी राजीव हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं और जिस लिहाज से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस वक्त शूटर्स के साथ साथ इस पूरे मामले में चौथे आरोपी को लेकर खबर है और नाम है चौथे आरोपी का मोहम्मद जीशान अख्तर। क्या खबर इस बारे में जितेंद्र बताएं? जी बिल्कुल, देखिए चौथे आरोपी की भी पहचान हो चुकी है, जिसका नाम मोहम्मद जीशान अख्तर निकला है और पता चला है अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें कहीं ना कहीं हत्याकांड के पीछे किसी इंटरनेशनल गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, इशारा एक बार फिर जांच के दौरान मुंबई पुलिस की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ किया गया है और साथ ही जांच में ये भी सामने है कि ये जो चारों है, चाहे धर्मराज हो, चाहे इसके अलावा ये जीशान अख्तर हो या फिर दो अन्य आरोपी हो, इन सभी को दरअसल कोई एक शख्स ऑपरेट कर रहा था। वो शख्स क्या देश के अंदर बैठा या विदेश में, इस बात को पुख्ता कर लेना चाहती है मुंबई पुलिस और इसके अलावा अन्य जांच एजेंसियां। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला है कि जो वेपन्स है वो वेपन्स दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर किसी बड़े गैंगस्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस तरीके के वेपन भी इनको मुहैया कराए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो इस जांच के दौरान शुरुआती तफ्तीश में इशारा किया गया वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ किया गया है। जी बिल्कुल, तो हत्याकांड में चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर बताया गया है और जानकारी यह भी मिल रही है कि तीनों शूटर्स जब अपने काम को अंजाम देने के लिए निकले थे, तो यही वो शख्स था जिसका नाम है जीशान अख्तर। ये तीनों शूटर्स को निर्देश दे रहा था। पुलिस ने जब अदालत में इन आरोपियों को पेश किया है, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट से लेकर पुलिस इन आरोपियों को निकल रही थी। लेकिन आज एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी हुआ है कि कोर्ट में एक आरोपी ने अपने आप को नाबालिग बताया है, जिसके बाद उसका आधार कार्ड मांगा गया अदालत की तरफ से। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं सलमान खान। फिल्म अभिनेता सलमान खान, जो कि बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों के बीच भाई भाई जैसे संबंध थे, और बाबा सिद्दीकी के घर अब सलमान खान पहुंचे हैं क्योंकि
इस वक्त बाबा सिद्दीकी के घर में ही उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं कड़ी सुरक्षा में सलमान खान। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं से सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। रजनीश, वहां से ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है कि सलमान खान वहां पर पहुंचे हैं और सलमान खान की सुरक्षा भी काफी कड़ी कर दी गई थी। क्या अपडेट वहां से आप देना चाहेंगे? बिल्कुल सीधे आप तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मकबा हाइट्स है और बाबा सिद्दीकी इसी बिल्डिंग में रहते थे। यहाँ पर तमाम जो उनके चाहने वाले हैं और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब से महज थोड़ी देर पहले फिल्म अभिनेता सलमान खान यहाँ पर पहुँचे हैं और सलमान खान के पहुँचने से लगभग आधे घंटे पहले उनके छोटे भाई सोहेल खान, उनकी बहन अर्पिता भी यहाँ पर पहुँची हैं। तमाम अलग अलग बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल डिस्कोर्स से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब अंतिम जो यात्रा है बाबा सिद्दीकी की उसकी तैयारी हो रही है। 7 बजे यहाँ पर जो अंतिम नमाज है वो पढ़ी जाएगी और उसके बाद शव यात्रा यहाँ से शुरू होगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं लगातार जो लोगों का हुजूम है वो मकबा हाइट्स के बाहर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सलमान खान भी यहाँ पर आए हैं। आमतौर पर जो लोग आ रहे हैं वो बाहर अपनी गाड़ी रोककर और फिर पैदल घर के भीतर जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की बात आपने की है सलमान खान की। निश्चित तौर पर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी गाड़ी यहाँ पर नहीं रुकी है, वो सीधे सामने वाले गेट से उनकी गाड़ी भीतर गई और उनको छोड़कर उनकी गाड़ी वापस आई है। तो अभी सलमान खान घर के भीतर हैं, उनके भाई सोहेल खान भी घर के भीतर हैं। अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे यहाँ पर आए थे और अलग अलग पार्टियों के तमाम लीडर्स यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। 7 बजे तक ये तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जब आखिरी नमाज पढ़ ली जाएगी तब यहाँ से शव यात्रा शुरू होगी और बाबा सिद्दीकी को लगभग 8:30 बजे के आसपास में बिल्कुल। और अंतिम दर्शन के लिए जिस तरीके से इस वक्त सलमान का परिवार पहुंचा है उसी की राजीव हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अर्पिता यहाँ पर नजर आ रही है, सोहेल नजर आ रहे हैं। हालांकि मैंने समीर तस्वीरों में देखा शाइना एनसी भी थी और लुलिया वेंतूर भी इसमें नजर आ रही थी। तो सलमान के करीबी जिस तरीके से रिश्ते रहे हैं सिद्दीकी के साथ, बाबा सिद्दीकी के साथ और पारिवारिक नाता जो इनका रहा है, फिलहाल इस वक्त ये हम तस्वीर देख रहे हैं जहां सलमान के परिवार के सभी सदस्य उनके घर पर पहुंचे हैं और सलमान खान भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जिस तरीके से अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस बारे में भी एक एक जानकारी सामने आ रही है और अंतिम दर्शन के लिए जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, फिलहाल सलमान खान और उनके परिवार के लोग बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इस मर्डर केस में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी खबर है और 2 फरार बताए जा रहे हैं। कुल 4 में से 2 आरोपी यूपी के बहराइच के रहने वाले बताए जा रहे हैं। TV9 संवाददाता विपिन चौबे गिरफ्तारी आरोपी धर्मराज के घर पर पहुंचे और TV9 से बातचीत में धर्मराज की मां ने कहा कि वो स्क्रैप का काम करने के लिए 3 महीने पहले पुणे गया था। उन्हें भरोसा नहीं कि उनका बेटा ऐसा काम भी कर सकता है। धर्मराज क्या काम करता था? धर्मराज कमाई गया रहा। अच्छा, कहाँ पर गए थे कमाने के लिए? पूना गया रहा। पुणे गए थे? हाँ, किसके बुलावे पर गए थे? ये कोई जात रहा है पचम्बा के हाँ। तो उन्हीं पहले बार गया रहा तो उन्हीं के साथ ही चले गए। अच्छा, कमाए। क्या काम करते थे वहाँ पर? पूना में है ना वहाँ का कबाड़ के काम, लोहा खरीदत रहे। अच्छा, कबाड़ के काम से जुड़े हुए थे। हाँ। कितने महीने पहले धर्मराज यहाँ से गया था पुणे? 2 महीना है। 2 महीना। तो इन 2 महीनों से आप लोगों से संपर्क में था? हाँ, 20-22 रोज भाई बात भय रहा तो कहीं ना पूना में है गुड़िया के ले दीपावली ले। अच्छा, बस 20-22 रोज पहले बात हुई थी। हाँ। घर आने की बात कही थी? हाँ। जब यहाँ था तो किसी तरह के अपराध में या आपराधिक लोगों से किसी तरह से उसका संपर्क था? कोई नहीं, बहुत सीधा साधा लड़का हमारा। इससे पहले किसी अपराध में शामिल रहा है? कोई नहीं। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है? ये सवेरे जब पुलिस आई है वो जांच करे लागे तब हम जान पावा, हम नहीं जाने। पूछिन कि तुम्हारा लड़का कहाँ है तो हमका पूना में ही है। तो कहन कि मतलब कुछ हाल मिला है कुछ यही सी है तो हम नहीं जाने थे साहब। यकीन हो रहा है कि आपका बेटा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? एक पूर्व मंत्री को जिसको वाई सिक्योरिटी मिली हुई थी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। हमारा लड़का नहीं मारे इसको ही कही है तो हम कैसे इतबार करें कि बच्चा हम मारे।
दुख हो रहा है? तो बिल्कुल दुख हो ही रहा है। हमारा सीधा साधा लड़का फंसाए दिन तो दुख हो ही करी। लेकिन उसने ये बात बताई है कि उसने गोली चलाई है, पुलिस ने मौके से बरामद किया उसको, वो ये कबूल कर रहा है कि उसने हत्या की है। अरे साहब हम बनाई दिया खाता, हम कहा बताए थे। क्या चाहती हैं आप? अरे साहब को ना मेरे बच्चे छुड़ा लियो, बस हम कुछ नहीं जाने। तो आप चाहती हैं आपका बच्चा छूट जाए? हाँ हम कब न पठाई कहूँ, मजूरी के खाए लेना, हम भीख मांग ले खवाए दे बच्चन कभी हम न पठाई कहूँ, हम अपने सामने रखवाए। जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हमारे तमाम सहयोगी हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल जीशान के बारे में हमारे सहयोगी जितेंद्र ने हमें बताया, चौथे आरोपी के बारे में इस बारे में अभी तक जानकारी सामने आई। लेकिन विपिन चौबे का अब मैं रुख करना चाहूंगी, जो उनमें से गिरफ्तार एक आरोपी की मां से, उनके परिवार वालों से बात कर रहे थे। जांच का दायरा इस लिहाज से भी जानना होगा कि कैसे अब बढ़ता जा रहा है विपिन इसको लेकर। बिल्कुल सुरभि, देखिए मैं इस वक्त बहराइच के उसी कंडारा गांव में मौजूद हूं जहां पर ये दोनों आरोपी रहते हैं, और जिसमें धर्मराज के परिवार से मैंने बात की, शिव कुमार के परिवार से बात की। लेकिन यहां आने के बाद एक बात पता चलती है कि दोनों बेहद गरीब परिवार से, इनका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। परिवार बहुत बड़ा है, परिवार के कंधों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी, परिवार को पालने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी, और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये यहां से इतनी दूर गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद अचानक क्या हुआ कि इनकी कार्यशैली बदल गई। ये छोटे मोटे स्क्रैप के कारोबार में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन कैसे ये इनके शूटर्स के जद में आ गए, कैसे उनसे संपर्क हुआ, क्या प्रलोभन दिया गया, कैसे ट्रेंड किया गया, पिस्टल किसने मुहैया कराई, कैसे रेकी किया गया, और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और इस हत्याकांड के बदले उन्हें क्या मिलने वाला था, यह सबसे बड़ा सवाल है। धर्मराज पुलिस की गिरफ्त में है, शिव कुमार फरार बताया जा रहा है, और पुलिस दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब इनके तार को खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरों पर एक क्वेश्चन मार्क है कि इन दोनों ने आखिर ऐसा किया तो किया क्यों। सुबह से ये पूरा गांव पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। विपिन और धर्मराज को लेकर अभी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस को कस्टडी नहीं मिल पाई है धर्मराज की, क्योंकि उसने खुद को नाबालिग बताया है, और उसके बाद कोर्ट ने भी पुलिस से कहा है कि आप इस आरोपी की उम्र को वेरीफाई कीजिए। आप क्योंकि उसके गांव में पहुंचे, उसके परिवार वालों से बात की, कोई अपडेट है क्या इसे लेकर आपके पास? देखिए समीर, मैंने धर्मराज और शिव कुमार दोनों के परिवारों से बात की है। दोनों उनकी उम्र को दावा लेकर यह कह रहे हैं कि 17-18 साल या 19-20 साल इनकी उम्र होगी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास है, परिवार के पास कुछ भी नहीं है सिवाय फोटो के, और फोटो के हिसाब से आप किसी की एज को जज नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या प्रूफ दिया जाता है वो कोर्ट में देना होगा, और देखने से ऐसा लगता है कि उन दोनों की उम्र 20 साल से कम है, वो जुवेनाइल हैं। शायद यही वजह है कि गिरफ्तार होने के बावजूद जो धर्मराज इस पूरे मामले में उसकी कस्टडी पुलिस को नहीं मिली है। अब उसकी एज को प्रूव करने को लेकर पुलिस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन धर्मराज अपनी एज को लेकर क्या सबूत देता है ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा सवाल है विपिन, हालांकि इस बारे में राजीव जिस तरीके से पूरे मामले की जांच के तहत कोर्ट के सामने इन्हें पेश किया गया है, इस बारे में बड़ा अपडेट हमें दे रहे थे। बता दें, हत्याकांड में बड़े अपडेट जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उसमें खबर इस वक्त की है कि आरोपी गुरमेल को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी धर्मराज की पुलिस कस्टडी नहीं मिली है, और धर्मराज की उम्र की जांच की बात भी कही जा रही है। आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है। राजीव हमें लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। राजीव, फिलहाल कोर्ट के सामने पेशी के दौरान उम्र को लेकर कही गई बात के बारे में और क्या डिटेल जानकारी? देखिए, जब धर्मराज की तरफ से ये बात रखी गई, वहीं पर पूरा कोर्ट सख्ते में आ गया, क्योंकि किसी भी जज के सामने अगर कोई आरोपी जाकर ये कहे कि उसकी उम्र जो है वो कम है, पुलिस गलत उम्र बता रही है, तो उस वक्त किसी भी तरह का अपराध हो, वो अपराध दूसरी तरफ चला जाता है। पहले तो ये साबित करना पड़ता है कि जो शख्स पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया है वो बालिग है या नाबालिग है, क्योंकि अगर कोई शख्स बालिग है, उसने किसी तरह का अपराध किया है, तो उसकी पेशी किसी और कोर्ट में होती है, उसे इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसकी पूरी जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से अलग होती है। यहाँ तक कि जब सज़ा मिलती है किसी भी केस में, अगर मान लीजिए दोषी हो गए, तो उस सज़ा का भी प्रावधान बिल्कुल अलग होता है। जाहिर बात है, हम लगातार जिस तरह से कल से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो कम उम्र के लोगों को क्यों अपनी गैंग में भर्ती करता है, क्यों उसी तरह के लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है।
कम पैसों में ही किस तरह से बड़े बड़े अपराध को वो अंजाम दिला देता है, उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह होती है। रही बात अगर इस पर्टिकुलर धर्मराज कश्यप की केस की, अभी पुलिस के सामने चुनौती है कि उसकी उम्र को 18 साल के ऊपर साबित करे, यानी कि अगर 18 साल के ऊपर साबित करेंगे, 19 साल बताया जा रहा है, तब कहीं ना कहीं पुलिस के सामने कोर्ट में केस स्टैंड होते नजर आएगा। अन्यथा पूरा मामला एक बार फिर से जुवेनाइल कोर्ट में चला जाएगा, चाइल्ड केयर कमेटी के पास भी चला जाएगा और पुलिस का एक अच्छा खासा समय इसी में चला जाएगा। ऐसे में वो उम्र कब स्टैब्लिश होगी, जरूरत पड़ती है तो डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है। अब कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस हैं, जो एक दिल्ली का निर्भया केस था, उसमें भी एक नाबालिग आरोपी था। बिल्कुल सही बात है राजीव, और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि इतना खतरनाक गैंग लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि एक के बाद एक बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है, उसकी मोडस ऑपरेंडी के तौर पर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि गैंग में नाबालिग और कम उम्र के लड़कों को शामिल किया जा रहा है, ताकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो उन्हें बहुत कम सजा हो। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। और देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या के 2 आरोपी बहराइच के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस ने दोनों के घर पर जाकर परिवार के लोगों से पूछताछ की। ये तस्वीर बाबा सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार आरोपी धर्मराज कश्यप के घर के बाहर की है। यूपी पुलिस जब बहराइच के इस गांव में पहुंची तो लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने धर्मराज के परिवार से पूछताछ की। धर्मराज के अलावा बहराइच से एक और आरोपी की पुलिस ने पहचान की है। शिवपाल गौतम उर्फ शिवा नामक आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक काफी दिनों से शिवपाल महाराष्ट्र में है और कबाड़ का काम करता है। बम्बई नहीं रहत रहा, पूना रहत रहा, हरीश के दुकान पर भंगाड़ के काम करत रहा। लगभग मैं 3 साल से हुई आवा जावा करत रहा। हम अफसल होलिन के 8 दिन पहले गए, बाद में गए हैं, तब से नहीं आए हैं। आखिरी बार कब बात हुई आपकी बात है? आखिरी बात कही था, आज 8-9 रोज से ज्यादा होगी बात हो रहा है। बताया जा रहा है धर्मराज और शिवपाल एक दूसरे के परिचित थे। बहराइच में भी दोनों कबाड़ का काम करते थे। दोनों बेहद गरीब परिवार से आते हैं। और अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वायरल पोस्ट की जांच भी तेज हो गई है। शुभम लौंकर से पूछताछ के लिए पुलिस की टीम पुणे रवाना हो चुकी है। पुणे की जेल में बंद शुभम को लेकर खबर है। लौंकर के सोशल मीडिया हैंडल से सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट किया गया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फेसबुक पर शुभू लोनकर नाम के शख्स ने एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि जो सलमान खान और दाऊद की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। इस पोस्ट की मुंबई क्राइम ब्रांच जांच करेगी। फेसबुक पर शुभू लोनकर नाम के शख्स के इस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। पोस्ट में आगे कहा गया, आज बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बनाए जा रहे हैं। एक टाइम में दाऊद के साथ मकूका एक्ट में था। इस पोस्ट में आखिर में हैशटैग भी लगाया गया। हैशटैग लगाकर लिखा गया, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिश्नोई, अंकित भादु शेरेवाला। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट शेयर किया गया वो शख्स कौन है। सूत्रों के मुताबिक ये फेसबुक हैंडल जिस शुभू लोनकर का है, उसका असली नाम शुभम लौंकर हो सकता है। शुभम लोंकर को इसी साल फरवरी के महीने में महाराष्ट्र पुलिस ने अकोला से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस की जांच में शुभम का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सामने आया था। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के चौथे आरोपी ज़ीशान अख्तर के बारे में भी अहम खबरें सामने आ रही हैं कि यही वो शख्स था जो तीनों हमलावरों को निर्देश दे रहा था। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। बाबा सिद्दीकी कल रात 9:30 बजे अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि अब वो कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। ऑफिस के बाहर ही 3 हमलावर उनका इंतजार कर रहे थे और सामने आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है। पहला हमलावर शिव कुमार है, जो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। सूत्रों से खबर है कि शिव कुमार ही साजिश को लीड कर रहा था। दूसरे हमलावर का नाम धर्मराज कश्यप है, ये भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। शिव कुमार और धर्मराज दोनों ही गाँव गंडारा के रहने वाले हैं और इनकी उम्र करीब 18 से 19 साल है। तीसरे हमलावर का नाम गुरमैल सिंह है और ये हरियाणा का रहने वाला है। यूपी के रहने वाले शिव कुमार और धर्मराज पुणे के कबाड़ कारोबारी के यहाँ काम करते थे। बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा है कि दोनों का फिलहाल कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। दोनों सामान्य परिवार के हैं और मजदूरी करने मुंबई गए थे। सूत्रों के मुताबिक इनकी पंजाब की जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से मुलाकात हुई थी
और जुर्म की दुनिया में नाम और पैसे के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर बन गए। और बाबा सिद्दीकी के हत्या के आरोपी गुरमेल को लेकर भी बड़ा खुलासा। आपको बता दें 2019 में गुरमेल ने अपने बड़े भाई की हत्या को अंजाम दिया था। कैथल के रहने वाले गुरमेल ने भाई को मार डाला था, नुकीले हथियार से भाई को मारा था। कैथल में यह घर बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल तीसरे आरोपी गुरमेल का है। इस घर में गुरमेल की दादी रहती हैं। गुरमेल के माता पिता का निधन पहले ही हो चुका है। घर के हालात जर्जर है। कमरे में गुरमेल के परिवार के लोगों की तस्वीर लगी है। सिद्दीकी की हत्या में पकड़े जाने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि साल 2019 में गुरमेल ने अपने बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी। भाई की हत्या के केस में कैथल जेल में बंद था, लेकिन बाद में वो जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। कैथल जेल में ही गुरमेल का संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से हुआ। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ने के बाद से ही गुरमेल अपराध की दुनिया में कदम और आगे बढ़ाया। कैथल जेल से जमानत पर छूटने के बाद गुरमेल मुंबई चला गया था। बीते करीब 2 महीने से वो मुंबई में ही था, लेकिन वो कई महीनों से अपने घर में नहीं लौटा है। गुरमेल ना तो उठा था, 3-4 दिन हो गए ना। उरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। मन्ना तो पता नहीं, काटा तो गया था, काटा ना गया। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला है कि गुरमेल दोनों आरोपियों के साथ सिद्दीकी के घर की रेकी में शामिल था। और बाबा सिद्दीकी की हत्या पैसे देकर कराई गई। TV9 भारतवर्ष ने कल ही इस केस में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात की थी और मुंबई पुलिस के सूत्रों ने TV9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लगा दी। बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का मकसद क्या था और तीसरा हमलावर शिव कुमार कहाँ है? मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच में जुटी है। क्राइम ब्रांच के 15 टीमें जांच के लिए अलग अलग राज्यों में भेजी गई हैं। पुलिस ने माना है कि तीनों हमलावरों ने पैसे लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की है और शुरुआती खर्चे को लेकर पैसे दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन टोटल सुपारी कितने की थी उसकी जाँच की जा रही है। पुलिस की अब तक की जाँच में खुलासा हुआ है कि हमलावरों को करीब 3 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे, जिसमें से कुछ रकम मकान के लिए डिपॉजिट और किराए के लिए थे, जबकि 50-50 हजार रुपए हर एक को खर्च के लिए दिए गए थे। हमलावरों में तीनों हमलावर करीब 2 महीने पहले ही मुंबई पहुंचे थे और 2 सितंबर से कुर्ला में किराए के मकान में रहते थे। कमरे का किराया हर महीने 14,000 रुपए है। आरोपियों को कुछ दिन पहले ही हथियारों की डिलीवरी दी गई थी। तीनों हमलावर आपस में ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि इनको हत्या की सुपारी किसने दी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। अभी तक शक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर है और इसकी जांच की जा रही है। और खुलासा इस बात का भी हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या उसी कोशिश का एक हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक साथ कई एंगल पर जांच हो रही है, जिसमें बिश्नोई कनेक्शन भी शामिल है। अब इस हत्याकांड में नया एंगल सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि गैंगस्टर मुंबई पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तफ्तीश करने के लिए दिल्ली पुलिस बहुत जल्द एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई भेजेगी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जरूर लिखा है कि दाऊद की मदद करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि लॉरेंस खुद अब दाऊद इब्राहिम की राह पर चल पड़ा है और मुंबई में खौफ का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। इस बीच TV9 को मुंबई पुलिस से ये भी जानकारी मिली है कि बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि नेताओं के बयान में बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी सुरक्षा देने के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि वाई कैटेगरी सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वालों में NSG कमांडो से लेकर अन्य एजेंसियों से जुड़े जवान होते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग सहित बाकी गैंगस्टर्स खास तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं जो भारत में आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। यह हथियार पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आता है। भारत में जगाना पिस्टल बैन है और 9 mm पिस्टल सिर्फ पुलिस फोर्स या आर्मी के जवान ही अपने पास रख सकते हैं और यही 2 हथियार गैंगस्टर की पहली पसंद है जो अवैध रूप से इनके पास पहुंचता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या भी 9 mm पिस्टल से की गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके विरोधी गुट की पहली पसंद जिगाना और 9 mm पिस्टल है। टर्की में जिगाना पिस्टल बॉर्डर के जरिए भारत आती है। पाकिस्तानी ड्रोन या मणिपुर के रास्ते तस्करी होती है। अतीक अहमद और अशरफ को जिगाना पिस्टल से मारा गया। मूसेवाला पर जिगाना पिस्टल से फायरिंग की गई थी। 9 mm कंट्रीमेट की कीमत 1 लाख रुपए, जिगाना पिस्टल की कीमत 5 से 8 लाख रुपए है। बताया जाता है कि कंट्री मेड 9 mm पिस्टल
बिहार के मुंगेर और मध्य प्रदेश से अपराधियों के पास पहुंचती है और विदेशी 9mm पिस्टल नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत आती है। जिगाना पिस्टल की खासियत है कि इसमें 15 से 20 राउंड फायरिंग एक बार में होती है। कुछ इसी तरह की खासियत 9mm पिस्टल की होती है। बताया जाता है कि भारत में अपराधियों को अत्याधुनिक और विदेशी हथियारों की खेप की सप्लाई सलीम पिस्टल नाम का व्यक्ति करता है, जो दुबई में है। और इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार खुद इस षड्यंत्र का खुलासा नहीं करना चाहेगी। 3 मर्तबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह आदेश दिया। बाबा सिद्दीकी का घर और घर की तरफ जाने वाली सड़कें छावनी में तब्दील कर दी गई हैं। हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। SRPF और RCP के जवान काफी संख्या में तैनात किए गए हैं। राजनेता से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग आज यहाँ पहुँचेंगे। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग की है। काफी संख्या में आम लोगों के भी पहुँचने की संभावना है। यही वजह है कि चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल आज शाम बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार होगा। मकबा हाइट्स के मगरिब की नमाज के बाद बाबा सिद्दीकी का नमाज जनाजा शाम 7 बजे पढ़ी जाएगी। बांद्रा पश्चिम में बाबा सिद्दीकी की लास्ट राइट्स होगी। इसके बाद रात 8:30 बजे कब्रिस्तान मरीन लाइन स्टेशन के सामने बाबा सिद्दीकी को दफनाया जाएगा। इतना ही नहीं, राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के परिवार में उनकी पत्नी शहजीन सिद्दीकी, बेटा जिशान सिद्दीकी और बेटी आशिया सिद्दीकी हैं। अब उनका परिवार फ्यूनरल की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के सवालों का जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा, इतनी गंभीर घटना में भी उन्हें सिर्फ सत्ता दिखती है। फडणवीस ने कहा, बाबा सिद्दीकी से उनकी गहरी दोस्ती थी। इस घटना से वो स्तब्ध हैं। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जांच में और तथ्य सामने आएंगे। ही अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत। त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत। मला असं वाटतं की त्यांना केवळ सत्ताच पाहिजे। इतकी गंभीर घटना झाल्यानंतरही त्यांच्या नजरेसमोर फक्त खुर्ची आहे। आमच्या नजरेसमोर महाराष्ट्र आहे। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। पुलिस के काम में दखल देती है सरकार, नेताओं के दखल से पुलिस काम नहीं कर पा रही है, ये कहा है जितेंद्र आव्हाड ने। 2 महीने से 1-2 आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता है किस काम के लिए आए हैं, वो दररोज जाते किधर है। तो हमेशा बात कर रहा हूं कि पुलिस में इंटरफियरेंस करना बंद कर दो। राजनीतिक दलों का और खास करके सत्ताधारियों का जो पुलिस के तलाश में जो इंटरफियरेंस हो रहा है, उसके वजह से मुंबई के 12 बज गए। लेकिन सरकार जो रॉबिनहुड इमेज बनाना चाहती है ना, ये सरकार को रॉबिनहुड बनने का कोई हक नहीं होता है। सरकार होती है, सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सरकार रॉबिनहुड नहीं हो सकती है।
और बाबा सिद्दीकी की हत्या पर फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, किसकी साजिश है, इसका खुलासा जल्द से जल्द करके दोषियों को पकड़ना चाहिए। इस बीच मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधे रुख करते हैं, आइए सुनते हैं। ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर बरामद क्या हुआ है? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए, क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है? गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे तो? इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूँ कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी? बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। एक बोलिए प्लीज। आपने कहा कि उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। सर आपने कहा Y+ सुरक्षा होती की नव्हती, नेमकी कुठली सुरक्षा? कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, जसं आता मी क्लिअर केलं तसंच कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, परंतु आमचे 3 कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेकरता तैनात होते। नलावड़े साहब आपने कहा कि सर प्लीज ये सवाल एक पोलीस कर्मचारी टाइम ऑफ इन्सिडेंटच्या वेळेला तिथे हजर होते। सर आपने कहा कि 3 हमलावर थे, लेकिन पाहिजे आरोपी 2 बताए गए हैं, चौथा शख्स कौन है? उसका क्या रोल है? घटनास्थळावर ज्यांनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और एक फरार है, उसका सर्च शुरू है। लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, 2 आरोपियों की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है? और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है, हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है। तो मुंबई पुलिस की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है, क्योंकि ये खबरें लगातार सामने आ रही थी कि वाई श्रेणी की उन्हें सुरक्षा मिली हुई है धमकी मिलने के बाद, लेकिन पुलिस की तरफ से क्लियर किया गया है कि उन्हें कोई कैटेगराइज सिक्योरिटी नहीं मिली थी, सिर्फ 3 पुलिस के सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में लगाए गए थे।